Hello, good morning, student. Today we will discuss on nature and extent of surety liability. ये आपको बताया गया है सेक्शन 128 में। आज हम आपको श्योरिटी लाइबिलिटीज़ के बारे में बताएंगे कि श्योरिटी की क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं जब वो गारंटी लेता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए जो सेक्शन 128 है, इसके पहले मैंने जो पढ़ाया था आपको काइंड्स पढ़ाए थे और हमने आपको रिवोकेशन ऑफ गारंटी पढ़ाई थी। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे अब कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं श्योरिटी की, वो कैसे अराइज होती हैं, कब श्योरिटी की लाइबिलिटी कब शुरू हो जाती है, कब ख़त्म होती है, ये सब चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो गारंटी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, वहाँ पे कितनी पार्टीज़ की बात की गई है? 3 पार्टीज़, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी होल्डर। ठीक, जो श्योरिटी जो गारंटी लेता है वो कौन है? श्योरिटी। और जिसको दी जाती है वो कौन है? क्रेडिटर है। और जिसके लिए दी गई है वो कौन है? आपका प्रिंसिपल डेटर है। तो उसी को बोला गया है यहाँ पे लाइबिलिटीज़ के बारे में कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है तो उसमें जो मेन जो गारंटी वर्ड आ रहा है, जो गारंटर है उसका क्या रोल प्ले होता है यहाँ पे, उसके क्या लाइबिलिटीज़ होते हैं, क्या दायित्व होते हैं, उसको हम बताने जा रहे हैं आपको। सबसे पहले देखिए जनरल रूल क्या कहता है? श्योरिटी इज लाइबल फॉर ऑल डेब्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है कोई भी, जैसे कि 3 पार्टीज़ हैं, ठीक, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन यही कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में होगा तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? आपका सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट। तो उसी चीज़ को बताया गया है, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है तो जिसने गारंटी ली होती है उसकी लाइबिलिटी क्या होती है? कॉमन सी बात यहाँ पे लिखा है, लाइबल फॉर ऑल डेब्ट। वो सारे डेब्ट को पे करने के लिए क्या हो जाता है? लाइबल हो जाता है। ठीक है, जो प्रिंसिपल डेटर को देने थे उसके बिहाफ पे उसने गारंटी ली है, तो अब प्रिंसिपल डेटर के डिफ़ॉल्ट कर जाने पे अब यहाँ पे श्योरिटी की लाइबिलिटी अराइज होगी। अब उसमें अराइज क्या क्या हो सकता है? वो क्या कर सकता है? पूरा जितना भी उधार है उसके ऊपर, प्रिंसिपल डेटर के ऊपर, वो सारा वो चुकता करेगा, या उसमें कोई इंटरेस्ट है या कोई डैमेज है, ठीक है, या कोई कॉस्ट वगैरह खर्च हुई है। कॉस्ट मतलब मान लीजिए कि कोई सूट फाइल हुआ है, ठीक है, तो उसमें भी क्या है कि वो जितना भी वहाँ इंटरेस्ट होगा, डैमेज होगा, कॉस्ट अराइज होगा, उस केस में उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में वहाँ पे श्योरिटी लाइबिलिटी अराइज होगी। वो सारे ही जो ड्यू पेमेंट्स होंगे वो देने के लिए वो लाइबिल ठहराया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल डेटर होता है उसके पर जो भी लाइबिलिटी अराइज होती हैं वो एक बार डिफ़ॉल्ट होने के बाद वो सारी लाइबिलिटी किसके ऊपर चली जाती हैं? श्योरिटी के ऊपर चली जाती हैं। ठीक है, इसमें थर्ड पॉइंट दे रखा है, द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज कोएक्सटेंसिव। कोएक्सटेंसिव का मतलब है उसके बराबर। जो लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की थी वो लाइबिलिटी अब क्या हो गई? श्योरिटी के ऊपर आ गई इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर अंटिल इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब ये है कि जो आपका श्योरिटी होल्डर होता है, श्योरिटी, वो सारे ही पेमेंट को पे करने के लिए लायबिल होता है जब तक कि उसने खुद अपनी तरफ से कुछ स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक टाइम मेंशन ना किया हो। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो वो सारे ही डेब्ट के लिए लायबिल ठहराया जा सकता है। ठीक है, इसलिए कंट्रेरी लिखा है, कंट्रेरी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वहाँ पे श्योरिटी ने मेंशन कर दिया है किसी में 20,000 रुपये तक की लाइबिलिटी लेता हूँ, अन्यथा नहीं, उसके ऊपर की लाइबिलिटी हम नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसकी जो एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी होती है वो कहाँ तक सीमित हो जाती है? सिर्फ 20,000 रुपये तक। ठीक है, जैसे हमने कंटिन्यूइंग गारंटी में बताया था, सेम चीज़ यहाँ पे वही अराइज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ बताएगी, दी लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज कोएक्सटेंसिव। मतलब कोएक्सटेंसिव का मतलब होता है ऑल द डेब्ट पेबल बाय द, किसको पे करना होगा? प्रिंसिपल डेटर को, बट वो नहीं पे कर पा रहा है ना, तो वहाँ पे आपका श्योरिटी आ जाएगा। श्योरिटी को क्या करना पड़ेगा? सारा जितना भी डेब्ट है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसमें फोर्थ पॉइंट देखिए लिखा थी, श्योरिटी इज लाइबल फॉर द प्रिंसिपल डेटर इज लाइबल। मतलब क्या? दोनों बराबर ही हैं। जो लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की थी वही अब लाइबिलिटी किस पे अराइज हो जाएगी? श्योरिटी पे।
क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो अपने ही डेब्ट को चुका नहीं पा रहा है, मतलब इसकी भरपाई नहीं कर पा रहा है, तो गारंटी को यहाँ पे लाया जाएगा, उसके ऊपर जो लायबिलिटी अराइज होंगी वो यहाँ पे परफॉर्म की जाएंगी। ठीक है, अब देखिए कमिंसमेंट की बात की गई है बी में, कमिंसमेंट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी। कमिंसमेंट का मतलब होता है कि जो लायबिलिटीज़ होती हैं, श्योरिटी के ऊपर जो लायबिलिटीज़ हैं वो कब से शुरू हो जाती हैं। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, वहाँ पे जो गारंटी होती है, गारंटर होता है वो तभी तो अपनी लायबिलिटी पूरी करेगा, तभी तो उसकी लायबिलिटी शुरू, जब उस केस में कुछ डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, जब केस में डिफ़ॉल्ट होगा, और ये डिफ़ॉल्ट किसकी वजह से हो सकता है? या तो क्रेडिटर की वजह से हो सकता है या प्रिंसिपल डेटर की वजह से हो सकता है। वही चीज़ लिखा है, ओनली एंड इमीडिएटली ऑन डिफ़ॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर। यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर की वजह से अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो तुरंत उस डिफ़ॉल्ट के लिए और तुरंत उस डिफ़ॉल्ट होने के बाद से श्योरिटी की लायबिलिटी क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा? प्रिंसिपल डेटर की जगह पे जो लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की थी, अब वो सारी लायबिलिटी श्योरिटी के ऊपर आ जाएंगी। अब वो सारी पेमेंट किसको पे करेगा? क्रेडिटर को करेगा। ठीक है, इसमें वही चीज़ दिया है, व्हेन ए डेप्टर कांट बी हेल्ड लायबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट्स द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी आल्सो सीजेस। ठीक है, इसका मतलब जानते हैं आप क्या हुआ? मान लीजिए कि जो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपस में एक्सचेंज किए गए होंगे, मान लीजिए प्रिंसिपल डेटर को डॉक्यूमेंट डिफेक्ट मिलते हैं। ठीक है, वो उसको क्रेडिटर ने उसको डॉक्यूमेंट सही नहीं दिए हैं, तो इन केस में इसमें क्या होगा? उस केस में कि जो प्रिंसिपल डेटर पे लायबिलिटीज़ थी वो क्या हो जाएंगी? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए जो लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी थी वो भी क्या हो जाएगी? पूरी तरीके से सीज हो जाएगी, मतलब समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि रिवोकेशन की बात जैसे हमने बताई थी कि अगर वहाँ पे प्रिंसिपल उसमें जो सेक्शन 141 था आपका कि एक बार क्रेडिटर ने खुद अगर प्रिंसिपल डेटर को कोई छूट दे दी है, अगर उसको छोड़ दिया है कि तुम अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो, तो वहाँ पे श्योरिटी की भी लायबिलिटी क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। बट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात है, आप कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि वो कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से नहीं हुआ है, तो उस केस में जब कॉन्ट्रैक्ट ही सही तरीके से नहीं हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट के जो पार्टीज़ होंगी वहाँ पे प्रिंसिपल डेटर की कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो डिफ़ॉल्ट होगा वो किसकी वजह से होना था? प्रिंसिपल डेटर की वजह से। लेकिन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, तो जब उस जगह पे जब प्रिंसिपल डेप्टर की ही लायबिलिटी ख़त्म हो जा रही है तो श्योरिटी की लायबिलिटी भी समाप्त हो जाएगी, श्योरिटी की भी कोई लायबिलिटी यहाँ पे राइज नहीं होगी। फिर इसमें यही होगा कि श्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब कहने का। ठीक है, फिर इसमें आगे देखिए लिखा है नीचे लाइन लिखा है, मीन्स प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर प्लस क्रेडिटर। जो आपका जो एमसीक्यू या क्वेश्चन आता है वहाँ पूछा जाता है कि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसा होता है, तो वो कौन सा होता है? आपका प्रीलिमिनरी होता है या आपका प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर आपका श्योरिटी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो आपका सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है, फिर आपका आगे देखिए इसमें क्या है, इसमें लिखा इवन इफ नॉट स्यूड। इवन मतलब अगर वाद नहीं लाया जाता है तो क्या केस में होगा? अब मान लीजिए जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है तो वहाँ प्रिंसिपल डेटर क्या कर जाता है? डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो इसके बिहाफ पे गारंटी लेता है श्योरिटी। ठीक है, तो इन केस क्या होगा? सबसे पहले कि क्रेडिटर जो होता है वो उसके पास दो राइट होते हैं, वो या फिर क्या करेगा? प्रिंसिपल डेटर को टाइम देगा कि पेमेंट करो। ठीक है, या उसको बोलेगा कि मैं तुम्हारे पे वाद ला दूंगा। ठीक है, जो आपका क्रेडिटर है वो क्या कर सकता है? उसके ऊपर जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो क्या हो सकती हैं? वो चाहे तो प्रिंसिपल डेटर को उस पर वाद लाएगा बिना नोटिस दिए। ठीक है, या ये भी हो सकता है जो क्रेडिटर है वो प्रिंसिपल डेटर की बजाय वो श्योरिटी पे वाद ला दे। श्योरिटी फर्स्ट लिखा ना, एक क्रेडिटर में चूज़ टू प्रोसीड अगेंस्ट श्योरिटी। वो चाहेगा तो वो श्योरिटी पर भी पहले केस ला सकता है या प्रिंसिपल डेटर पे ला सकता है, अनलेस देयर इज एग्रीमेंट ऑन दी कंट्रेक्ट। लेकिन यहाँ पे अनलेस लगाया वर्ड, अनलेस का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त जो श्योरिटी ने बोला होगा कि अगर प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट करता है तो आप मेरे पे सूट लाइएगा, वरना नहीं। वरना सबसे पहले आप प्रिंसिपल डेटर को ही पहले क्लेम करिएगा, उसको इन्फॉर्म करिएगा, नोटिस भेजिएगा
अनलेस का मतलब ये हो जाता है कि जब तक वहाँ की कंडीशंस, वहाँ की जो टर्म एंड कंडीशन वो पूरी नहीं हो जाती तब तक कि आप श्योरिटी को टच नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है, जो क्रेडिटर होता है वो प्रिंसिपल डेटर को पहले क्या कर सकता है, वाद लास्ट उस पर सू कर सकता है, या उसको नोटिस भेजेगा, या उसको टाइम देगा कि तुम इतने समय में अपना पेमेंट मुझे पे करो, ठीक है। बट मान लीजिए कि उसके बावजूद भी वो नहीं पे कर पाता, तब हाँ यहाँ पे ये होगा कि जो आपका श्योरिटी है उस पर केस किया जाए। लेकिन केस तभी किया जाएगा जब तक उसने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ऐसा ना बोला हो, उसने ना मेंशन किया हो, ठीक है। तो अगर वहाँ पे केस में मेंशन ही नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे जो क्रेडिटर होता है वो कभी भी दोनों में से किसी पर भी पहले सू कर सकता है। अगर वहाँ मेंशन है तो मेंशन होने के बाद भी क्या होगा कि सू वहाँ पे श्योरिटी पहले नहीं किया जाएगा, प्रिंसिपल डेटर पे किया जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है लायबिलिटी फॉर कंटिन्यूअस ट्रांजेक्शन। क्या श्योरिटी की लायबिलिटी कंटिन्यूअस ट्रांजेक्शन पर होती है? ऑफ कोर्स होती है, क्योंकि जो आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ रहे हैं उसमें आप प्रोस्पेक्टिव गारंटी पढ़ रहे हैं। प्रोस्पेक्टिव गारंटी में हमने आपको बताया था स्पेसिफिक गारंटी एंड कंटिन्यूअस गारंटी, ठीक है। तो कंटिन्यूअस गारंटी जो है वो आपके प्रेजेंट में चलती रहती है, चाहे बैंक हो चाहे कोई कहीं से भी आप लोन ले रहे हैं तो वो कंटिन्यूअस गारंटी होती है, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या होता है कि जो कंटिन्यूअस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कंटिन्यूअस ट्रांजेक्शन का मतलब कि हर महीने कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन उधार दिया जा रहा है प्रिंसिपल डेटर को, ठीक है। तो वहाँ पे मान लीजिए श्योरिटी ने बोल रखा है कि सिर्फ मैं 5 महीने तक के पेमेंट की लायबिलिटीज़ लेता हूँ, ठीक है। 5 महीने और 5 महीने के अंदर सिर्फ 50,000 रुपये तक की पेमेंट की लायबिलिटी लेता हूँ, इसके ऊपर की लायबिलिटी हम नहीं लेते। अब 5 से 6 महीने हो गए, 6 महीने में 50,000 से ज़्यादा का पेमेंट उधार दिया गया है क्रेडिटर के द्वारा प्रिंसिपल डेटर को, तो वहाँ पे जो आपका जो श्योरिटी होगा वो क्या कर सकता है, वो वहाँ पे अपनी जो उसकी 5 महीने के बाद जो उसकी लायबिलिटी जो ख़त्म होनी थी वो क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। बट जो आपका जो पास्ट में जो ट्रांजेक्शन हुआ था उसके लिए लायबिलिटी उसकी बनी रहेगी, ठीक है। उसके लिए वो मुक्त नहीं हो सकता जब तक ये वो सारे पेमेंट नहीं कर देता। जैसे कि हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, चाय वाला बताया था मैंने उस दिन, जब मैं कंटिन्यूइंग गारंटी पढ़ा रही थी, रिवोकेशन ऑफ गारंटी पढ़ा रही थी, उसमें भी मैंने बताया था कि ए बी सी होते हैं। ए बी से कहता है कि तुम चाय सी को देते रहो महीने भर में जो 100 रुपये की पेमेंट होगी मैं आपको करूँगा इन केस डिफ़ॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर। अगर प्रिंसिपल डेटर वो पे नहीं कर पाता है तो मैं आपको 100 रुपये तक का पेमेंट करूँगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, 1 महीने और 100 रुपये, 2 चीज़ें आई कि नहीं, 2 चीज़ें वहाँ पे उन्होंने डिसाइड कर दी ने कि तुम हमसे 100 रुपये ले सकते हो 1 महीने के अंदर, जो भी तुम सी को चाय पिलाओगे। लेकिन इन केस क्या होता है, जो बी होता है वो सी को चाय तो देता रहता है लेकिन वो 200 रुपये से ऊपर की चाय उसको दे देता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि 200 रुपये तक की चाय के लिए थोड़ी ना वो लायबिल बनाया जाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ 100 रुपये बोल रखा है ना उसने। तो यहाँ पे जो श्योरिटी की लायबिलिटीज होती हैं कुछ आपकी कंडीशन, कुछ आपकी मतलब कंटिन्यूअस होती तो है लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक अमाउंट या स्पेसिफिक टाइम पर होती हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा गया है श्योरिटी में एग्री। देखो वो एग्री होता है तो हेड लायबिल फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, अगर वो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए अगर एग्री है तो वो कंटिन्यूअस ट्रांजेक्शन के लिए लायबिल होगा, विच हैज़ मे बी फर्दर लिमिटेड बाय अमाउंट एंड टाइम एज फिक्स इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर वो एग्री है तो वो मल्टीपल ट्रांजेक्शन जो होंगी कॉन्ट्रैक्ट में उनके लिए लायबिल होता है। और उसमें ये भी होता है कि उन जो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन है उसमें भी वो कुछ अपनी तरफ से कुछ स्पेसिफाइड कर सकता है, स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड अमाउंट, ठीक है। तो वो उतने तक ही उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, उसकी उतनी ही तक ही। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी की बात अगर की जाए तो एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी जो बोली जाती है श्योरिटी के द्वारा वो उतनी तक ही लायबिलिटी उसकी अराइज होती है। अगर उसमें कॉन्टेक्ट करते वक्त जो हमारा जो गारंटर है उसने कुछ मेंशन ही नहीं किया है तो वहाँ पे जो भी डेप्ट होगी, जितना भी डेप्ट खर्चा हुआ होगा प्रिंसिपल डेटर को दिया गया होगा वो सारी ही पेमेंट के लिए लायबिल ठहराया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लायबिलिटी में भी कंडीशनल लायबिलिटी भी क्या होती है, कंडीशनल हो सकती है। क्या इसको बोलते हैं कंडीशनल गारंटी कि कंडीशन बेस्ड गारंटी ली। अब हमने जब आपको जब रिवोकेशन ऑफ गारंटी पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने
लास्ट में पढ़ाया था, जो आपका जो मान लीजिए जो को श्योरिटी होता है, ठीक है, उसको रखने की बात की गई है। ठीक, सेक्शन 144 को यहाँ पे बताया गया है। को श्योरिटी बताता है कि को श्योरिटी कौन होता है। को श्योरिटी का मतलब होता है जब गारंटी में 2 या 2 से अधिक गारंटर होते हैं। ठीक, अभी आपने एक पर्सन की बात की कि एक ही गारंटर था। अब क्या है, मान लीजिए उसके अलावा भी और आ गए 1 2 3 4 5 6, तो वो ज़्यादा हो गए। तो 2 या 2 से अधिक जब कॉन्ट्रैक्ट में गारंटर्स होते हैं उनको को श्योरिटी बुलाया जाता है। अब क्या है, सबकी लायबिलिटी अलग अलग हो जाएंगी। सारे चारों 4 होंगे तो चारों की अपनी अपनी लायबिलिटीज़ होंगी। 10,000 का लोन है तो 10,000 का लोन जो होगा चारों में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ बताया गया है यहाँ पे कि जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो कंडीशनल भी हो सकती हैं, विच में बी इम्पोज बाय श्योरिटी। और ये कौन इम्पोज करेगा, श्योरिटी ही अपनी तरफ से कंडीशन रखेगा इन द कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट को करते वक्त वो अपनी तरफ से कुछ कंडीशन लगा सकता है, जैसे कि उसने बताया यहाँ पे अनलेस दोज कंडीशन आर नॉट और मेट श्योरिटी शैल नॉट बी लायबल। मतलब ये है कि जब तक उसमें कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, जब तक वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं यहाँ बताया गया है, अनटिल दोज कंडीशन आर मेट श्योरिटी शैल नॉट बी लायबल। अब मतलब ये है कि अगर श्योरिटी ने कोई कंडीशन रखी है तो कंडीशन को पूरा होने पे ही वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटीज़ को परफॉर्म करेगा। अब मान लीजिए उसकी तरफ से जो कंडीशंस बोली गई थी वो फुलफ़िल नहीं की गई, तो वहाँ पे श्योरिटी की लायबिलिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, पूरी तरीके से सीज हो जाएंगी। सीज मतलब समाप्त हो जाएंगी, डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जब हमने आपको श्योरिटी बताया था कि रिवोकेशन ऑफ गारंटी कैसे ख़त्म होती, तो उसमें एक पॉइंट ये बताया था कि मान लीजिए श्योरिटी ने को श्योरिटीज़ रखने की बात की है, मतलब कि मेरे अलावा और लोग भी गारंटी दें आके, तभी मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा। ठीक है, तो वहाँ पे यही चीज़ है, अगर उसने कुछ कंडीशन अपनी तरफ से बोली है तो उस कंडीशन को पूरा किया जाएगा, और उस कंडीशन को पूरा होने के बाद अगर कुछ केस में होता है तो उसकी लायबिलिटी किस पे होगी, उन सबको श्योरिटीज़ पे होगी। ठीक है, अगर कंडीशन पूरी नहीं की गई है तो वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, श्योरिटी की लायबिलिटी वहाँ पे समाप्त हो जाएंगी। ओके, थैंक यू क्लास।